बीजापुर, वो जिला जहां चारों तरफ कभी नक्सलियों का खौफ तारी रहता था। बरसती गोलियों की तड़तड़ाहट मासूम लोगों के दिलों में डर भर देती थी। लेकिन अब बीजापुर भी बदल रहा है और नए रंग में ढलने को तैयार इलाके हैं जहां के लोगों ने कभी तिरंगा फहराते नहीं देखा। कई गांव ऐसे भी हैं जहां बच्चों ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। बंसल न्यूज की टीम ऐसे ही एक गांव की तस्वीर दिखाने निकली है। छत्तीसगढ़ का सबसे घोर नक्सल प्रभावित जिला बीजापुर, और बीजापुर से भी हम और आगे जाएंगे। ये आप देख सकते हैं बॉर्डर एरिया है। पूरा देश स्वतंत्रता को सेलिब्रेट कर रहा है। स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त को भारत, और स्वतंत्रता के बाद भी आप देखेंगे हर तरफ तो जश्न का माहौल है। लेकिन बीजापुर में ऐसे कई इलाके हैं जहां पहली बार, मैं फिर कह रहा हूं पहली बार, ध्वजारोहण होने जा रहा है। हम आपको सीधा उस जगह पर लिए चलेंगे। यही वो सड़क है, जो सड़क तो आपको थोड़ी दूर तक नजर आएगी, और उसके बाद का जो इलाका है वो बाइक से और पैदल हमें तय करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल इलाका है, घोर नक्सल प्रभावित गंगालूर, और गंगालूर के और आगे हम आपको लेके चलेंगे। कहां लेके चलेंगे मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन ये वो इलाका है जहां के लोग पहली बार तिरंगा को फहरते हुए देखेंगे। अब हम बीजापुर से गंगालूर की तरफ बढ़ रहे हैं। गंगालूर भी ऐसा इलाका है जहां नक्सलवाद काफी मजबूत रहा है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, सैकड़ों की तादाद में खड़े फोर्स के जवान हमें आरोपी दे रहे थे। नजरों के सामने सीआरपीएफ कैंप थे। जब हम इस सड़क पर आगे बढ़ रहे थे, तब चारों तरफ मौजूद जवानों ने हमें सिक्योरिटी दे रखी थी। कहीं भी आईडी ब्लास्ट हो सकता था, इसीलिए जवान सर्चिंग करते हुए हमारे साथ चल रहे थे। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, और हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वहां कितना कठिन होता है। देखिए, ये जवान जब तक सुरक्षा नहीं देंगे आप आगे बढ़ नहीं सकते। इसको आरओपी कहते हैं, रोड ओपनिंग पार्टी। जिस तरफ से नजर आ रहे हैं उसके पीछे कभी भी नक्सली यहाँ पर सड़क में आईडीज प्लांट कर देते हैं, सड़क को उड़ा देते हैं ताकि नुकसान हो सके, और ये उसी तरह से सुरक्षा देते हैं। आप सड़क के उस तरफ देख रहे हैं, ये हर तरफ तैनात रहते हैं ताकि उस तरफ से कोई भी मूवमेंट इस तरफ ना हो सके। जिस जगह हम जा रहे हैं घोर नक्सल प्रभावित इलाका है, और वहां पहुंचने के लिए इसी तरह इतने सारे जवानों की मदद लेनी पड़ती, तब वहां पर हम पहुंच सकते हैं। बहुत बिगड़ इलाका है जहां की तरफ हम आपको लेके चल रहे हैं, जहां पहली बार भारत का ध्वज तिरंगा लहराने जा रहा है। गंगालूर से चलकर हम कावड़ गांव पहुंचे। यहां से असली चैलेंज शुरू हो रहा था, क्योंकि यहां कार छोड़कर आगे का रास्ता बाइक से तय करना था। अब हम कांवड़ गांव पहुंच चुके हैं, और हम जब कांवड़ गांव पहुंचे तो अब ये यहाँ की ये है आखिरी सड़क। अब इसके बाद कार से जाना पॉसिबल नहीं है। आप ये देख सकते हैं, अब हमको बाइक का सफर तय करना पड़ेगा। पूरा पुलिस प्रशासन हमारे साथ चल रहा है, क्योंकि आप बिलीव ही नहीं कर सकते कि जहां आप पांव रखेंगे कहां आईडी आपके पैर में आ जाए, कहां आपकी जीवन लीला यहीं समाप्त हो जाए। इसके बाद ये कांवड़ गांव है जहां पर मैं मौजूद। इसके बाद मुतवेंडी हम जा रहे हैं, जहां आजादी के बाद पहली बार तिरंगा लहराने के, तिरंगा फहराने के हम सभी साक्षी बनेंगे। आगे का रास्ता मुश्किलों से भरा था। हम लोग जहां जा रहे थे इसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। एसपी और एडिशनल एसपी के साथ उनकी पूरी टीम बाइक से हमारे साथ थी। यहां न तो सड़क थी और ना ही पगडंडी। हमारी बाइक कीचड़ में स्ट्रगल कर रही थी। जब बाइक कीचड़ में फंस जाती तो फिर पैदल ही चलना पड़ रहा था। हम निकले तो थे बाइक पर, लेकिन आप देख सकते हैं कीचड़ इतना ज्यादा है कि बाइक जो लेकर जा रहा है या तो रास्ते में गिर जा रहा है या उसको पैदल जाना पड़ रहा है। छाता भी रखना जरूरी है। बारिश हल्की फुल्की चल ही रही है, कब तेज हो जाए पता नहीं। ये देख सकते हैं जितने भी जवान हैं किस परिस्थिति में। मैं फिर कहता हूं, इसलिए हर समय सैल्यूट है उस जवान को जो आपकी सुरक्षा के लिए तैनात है। मुतवेंडी जाने का ये रास्ता है, देख सकते हैं। ये देखिए कैसे जवान जाता होगा, कैसे वहां सुरक्षा व्यवस्था संभालता होगा। रास्ता तक नहीं है, आप चल जरूर रहे हैं, लेकिन पता नहीं किस पग आईडी मिल जाए आपको, कहां आपकी गाड़ी जो है वो कीचड़ में धंस जाए। लेकिन ये जवान
रुकता नहीं है, ये लगातार आपकी और हमारी सुरक्षा में तैनात रहता है। तो हमारा सफर मुतवेंडी की तरफ जारी है। कितना मुश्किल है इस कीचड़ से बाइक को निकालना, आप देख सकते हैं। लाइन से सभी जवान हैं, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं सब ऊपर आने की, और हम तो भाई पैदल ही आ रहे हैं क्योंकि पॉसिबल नहीं है 2 लोग उस बाइक में बैठ कर आए। संभालना ही मुश्किल हो जा रहा है। आप देख रहे हैं लगातार पूरी क्यू आपको नजर आ रही होगी जवानों की। ये देखिए कब गिर जाए, कब गाड़ी अटक जाए। बहुत बिगड़ रास्ता है ये मुतवेंडी की तरफ बढ़ते हुए। देखिए जहां आपका बैलेंस बिगड़ा, आप अंदाज भी नहीं लगा सकते, आप सीधा गिर जाएंगे। बहुत मुश्किलों भरा ये रास्ता है। घोर नक्सल प्रभावित इलाके मुतवेंडी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये वही इलाका है जो उसके आगे का पूरा इलाका हिडमा का इलाका कहलाता है। वो पूरा इलाका जो है वो हिडमा की दहशत के नाम से जाना जाता है। जो दहशत पे जवानों ने वहां पर जनता के साथ तिरंगा फहराएंगे, और जो आज तक तिरंगे को वहां पर नहीं देखे हैं, आज वो तिरंगा मुतवेंडी में लहराने जा रहा है। रास्ते की मुश्किलों से लड़ते थकते हम मुनवेंडी गांव पहुंचे, लेकिन जैसे ही आंखों के सामने ये खूबसूरत नजारे आए, सारी थकान झट से दूर हो गई। मुनवेंडी गांव में आजादी के बाद पहली बार बच्चों ने स्कूल देखा है। कुछ दिन पहले ही यहाँ स्कूल खुला है। बंसल न्यूज की टीम अब मुतवेंडी गांव पहुंच चुकी है, और मुतवेंडी गांव के लिए एक बहुत खास ये स्कूल, आप सोच सकते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, और आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद पहली बार इस गांव में स्कूल आया है, शासकीय प्राथमिक शाला मुतवेंडी। बहुत खुशी हो रही है मुझे इन बच्चों के पास आकर। ये बच्चे जो जानते नहीं थे कि अनार के आम क्या क्या होता है, 1 2 3 4 क्या होता है, ये बिटिया पढ़ा रही है। मैं जी 51, 52, 53, 54, 55। तो छोटी सी बिटिया पढ़ा रही है और ये बच्चे सब पढ़ रहे हैं। इससे खुशी की बात मुतवेंडी के लिए हो ही नहीं सकती। ये रिक्रूटमेंट सेंटर माना जाता था नक्सलियों का। यहीं से अधिकतर घरों से नक्सलियों ने यहाँ के बच्चे लिए, और आज वो नक्सली संगठन में, और यही गांव के बच्चे अब शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। 1 2 3 4 सीख रहे हैं, अनार के आम क्या सीख रहे हैं। कब से स्कूल चल रहा है? जी इसी सत्र में सर। जी पहले यहाँ स्कूल नहीं था? जी सर। आप कहाँ से आते हैं पढ़ाने? नैनपाल से सर। नैनपाल से आते जी। ये बच्चे यूनिफॉर्म में भी दिख रहे हैं, पढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। कितना मेहनत करना पड़ रहा है इन बच्चों के लिए, क्योंकि ये पहली बार स्कूल आ रहे हैं, पहली बार अनार क्या क्या होता है, 1 2 3 4 क्या होता है वो सीख रहे हैं। जी हम लोग प्रयास कर रहे हैं सर सिखाने में। अभी क्या है, कुछ लोग हिंदी नहीं समझ पाते हैं, तो हम लोग हिंदी के द्वारा या तो गोंडी के द्वारा हम लोग शिक्षा दे रहे हैं अभी। तो बच्चों जय जोहार। तो ये गांव की तस्वीर निश्चित तौर पर साएं साएं बदल रही है। इस गांव में नक्सली लगातार मीटिंग करते हैं। ये नक्सलियों की भर्ती वाला इलाका है। यहाँ पर महीने भर पहले गांव की एक बच्ची की क्रॉस फायरिंग में मौत हो गई थी। उसका स्मारक गांव वालों ने बना रखा है। मुतवेंडी गांव हम पहुंच चुके हैं, और ये जो स्मारक देख रहे हैं, जनरली हम ऐसा स्मारक देखते थे जब नक्सलियों का स्मारक बनता था और पुलिस उसे तोड़ती हुई नजर आती थी, लेकिन ये स्मारक कुछ और है। ये स्मारक किसके लिए बनाया गया? गांव के कुछ लोग हैं, आज इस स्मारक के ऊपर तिरंगा भी लहरा रहा है। ये किसके लिए स्मारक बनाया गया? वो 6 महीना का बच्चा के लिए बच्ची है, वो पेड़ को नहीं काटो बोल के यही घर में रखा है बोल के इन लोग वाइन रखा खड़े रहता है। क्रॉस फायरिंग में मरे मतलब? जी। तो देखिए ये स्मारक उस बच्ची का है जो नक्सली और पुलिस की मुठभेड़ में क्रॉस फायरिंग में वो बच्ची यहाँ पर खत्म हुई थी, और उसी की याद में ये स्मारक मुतवेंडी गांव के लोगों ने, ग्रामीणों ने बनाया है, उसे याद करने के लिए, उसका जो असामयिक जो मृत्यु हुई थी उसको श्रद्धांजलि देने के लिए। मुतवेंडी में आजादी के बाद पहली बार तिरंगा लहराने जा रहा था। कुछ दिन पहले ही यहाँ पर सीआरपीएफ 85 बटालियन का कैंप भी खुला है। फोर्स और डीआरजी के जवानों ने
झंडा फहराने की पूरी तैयारी की और फिर जिले के एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव और ग्राम पटेल ने पहली बार यहाँ पर तिरंगा फहराया। जैसे ही राष्ट्रगीत गूंजा, लगा कि विकास इस गांव से अब ज्यादा दूर नहीं। जवानों ने देशभक्ति के गीत भी गाए और इन पर खूब थिरके भी। आजादी का सेलिब्रेशन बिना बूंदी और सेव के पूरा नहीं माना जा सकता, तो जवानों ने गांव वालों और बच्चों को बूंदी सेव बांटी। इसके बाद हम 85वीं बटालियन के मुथवेंडी कैंप पहुंचे। ये कैंप अभी अभी बना है, लेकिन यहाँ के हालात देखकर हमें मालूम होता है कि हमारे जवान कितनी मुश्किलों के बीच रहते हैं। यहाँ न बिजली है और न मोबाइल नेटवर्क। भारी बारिश में ये इलाका पूरी तरह सूबे से कट जाता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। शायद ये जवान नक्सलियों को यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। जब मुतवंडी गांव में पहुंचे हुए हैं, सब अधिकारी भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूं। सीओ साहब हैं यहाँ के, कोबरा के सीओ साहब हैं, यहाँ के एसपी हैं, एडिशनल एसपी हैं, एसडीओपी, सभी से बातचीत करूंगा। पहली बार यहाँ पर तिरंगा लहराना, मुझे ऐसा लगता है सर, जब तिरंगा लहराता है हवा में तो अंदर से अपने आप ऐसा लगता है कि आज नहीं, मुझे लगता है 47 से लेकर अभी तक का सबसे बड़ा काम आज। देखिए, ये एक ऐसा गांव था, मुतवंडी अगर हो या कावड़ गांव हो, जिसमें इसी साल कैंप खुला है। उसके बाद पहली बार तिरंगा लहराया गया है, स्कूल खुले हैं। तो ये एक बहुत बड़े हमारे लिए गर्व की बात है कि आज़ादी के बाद पहली बार यहाँ तिरंगा लहरा पा रहा है। और ये सब संभव हो सका है सिक्योरिटी फोर्सेस और प्रशासन की मेहनत की वजह से, और गांव वालों ने भी इसका काफ़ी सहयोग दिया और काफ़ी अच्छे उत्साहित होकर इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तो एक बहुत बड़े हमारे लिए गौरवान्वित होने का क्षण है, जिसमें हम आज तिरंगा लहरा रहे हैं। कोबरा बटालियन के सीओ साहब भी हैं और यहाँ पर 85 जो बटालियन है सीआरपीएफ की, उसके भी सीओ सब हम लोग आ रहे जब रहे थे यहाँ पर, खासतौर से जब कांवड़ से हम यहाँ तक आए तो ऐसा लगा नहीं था हम लोग यहाँ पर पहुंच पाएंगे। आपको तो यहाँ रहना है पूरे समय। अभी तो मैं देख रहा हूँ कैंप प्रॉपर एस्टेब्लिश भी नहीं हो पाया है, बिजली है नहीं यहाँ, लेकिन फिर भी डटे हुए। बिल्कुल, बेसिकली भारत सरकार की एक अनूठी पहल है, जिसके अंतर्गत जो अंदरूनी क्षेत्र है वहाँ पर कैंप एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। तो शुरुआती दौर में कुछ समय ऐसा आता है, लगभग 6 महीने का पीरियड, जबकि थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में समय लगता है, कैंप एस्टेब्लिश होने में समय लगता है। लेकिन जैसा कि आपने पहले देखा, कावड़ गांव तक जो रोड बन गई है तो वो कैंप बनने के कारण ही संभव हो सकी है। और आने वाले समय में निश्चित तौर पर यहाँ भी वैसी ही और उससे बढ़िया भी रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। और ये जो परेशानी आप देख रहे हैं कुछ समय की बात है, और परेशानी झेलने के लिए ही हम लोग बने हुए हैं। मैं जब यहाँ आया सर, मैं हर 2 सेकंड में ये मोबाइल चेक करता रहा, कभी तो नेटवर्क आएगा, अभी तो आएगा, कम से कम हेड ऑफिस में तो बात हो जाएगी। लेकिन ये जवान तो बिना नेटवर्क के यहाँ पर हैं, घर वालों से दूर, परिवार से दूर। कमी नहीं लगती यहाँ, नेटवर्क ऐसे नहीं लगता आना चाहिए जल्दी, और सबसे बड़ी बात है बिजली भी नहीं है। यही तो खूबी है हम सबकी, चाहे नेटवर्क हो ना हो, रोड हो यानी सड़क हो या ना हो, बिजली हो या ना हो, पहुंचना है किसी गंतव्य जगह पे तो पहुंचेंगे। और रही बात जवानों के, तो जवान इतने हमारे शानदार, इतने बहादुर हो गए, किसी भी परिस्थिति में डटे। मेन मकसद हमारा यही रहता है कि जहां हम पहुंच रहे हैं एटलीस्ट उस क्षेत्र में जो पिछड़ापन है, जो दूरीपन है, उसको कम करके मुख्य धारा में ले आए लोगों को। आपने देखा होगा कि जब वहां से निकले, हिरोली से निकले, पुसनार से निकले, जहां जहां रोड बन गया वहां डेवलपमेंट आपने देखा होगा, जहां रोड नहीं बना वहां के डिफरेंसेस देखा होगा आपने। आज बस्तर में फोर्सेस जहां तक पहुंची हुई है या जिन इलाकों को डोमिनेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा और अहम रोल डीआरजी का। जी बिल्कुल, यहाँ की जो फोर्सेस है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है और इतनी ज़्यादा साहसी है कि मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो आज जो एरिया है जहाँ पर हम खड़े हैं, ये मुतवेंडी गांव जो है, ये कभी मतलब कि बोलते हैं कि पूरा यहाँ पर जो है
वो नक्सलियों का डेरा हुआ करता था, वो यहाँ पर बैठते थे, यहाँ के गांव वालों को डराते थे, धमकाते थे, सारी चीज। आज आप देख पा रहे हैं कि मतलब कि जो जवान जो है वो यहाँ इस गांव के अंदर खड़ा हुआ है, और जवान डट कर, चाहे रोड बना हो ना बना हो, चाहे नाले बने हो ना बने हो, नालों के ऊपर जो पुलिया है बनी है नहीं बनी है, लेकिन फिर भी मतलब कि वो अपना रास्ता ढूंढ के और फिर यहाँ तक पहुंच रहे, और जो भी सरकार की जो भी योजना है वो यहाँ तक पहुंच पाए, और क्या बोलते हैं ये गांव वाले जो है उनको सुरक्षा मिल पाए, इसलिए यहाँ पर डटे हुए हैं। तो मैं ये जितने भी जवान हैं, जितने भी डीआरजी के जवान, सीआरपीएफ के जवान, कोबरा के जवान हैं, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ और उनको सैल्यूट करता हूँ मैं इस काम के लिए। वीर जी, आप एसडीओपी हैं यहाँ के, मैंने देखा ये स्कूल शायद आजादी के पहली बार बच्चे अनार के, आम के 1 2 3 4 सीख रहे हैं सर, और यही शायद इस बस्तर का, इस मुतवंडी गांव का आने वाला भविष्य है, फ्यूचर। जी निश्चित रूप से ये स्कूल लगभग अभी 1 महीने पहले जुलाई से खुला है। अभी बच्चों को ठीक ढंग से हिंदी भी नहीं आती, तो 1 महीने में प्रोग्रेस तो हुआ है कि ये अनार से लेके ज्ञानी तक सीख गए हैं। निश्चित रूप से अब यही बच्चे आगे बढ़ेंगे और बड़े बड़े कॉलेज में और महाविद्यालयों में भाग लेंगे और देश का भविष्य संभालेंगे। बिल्कुल, देखिए देश का भविष्य संभालेंगे, फ्यूचर बस्तर का संवारेंगे, और निश्चित तौर पर सरकार भी हर भरसक प्रयास कर रही है। मौका आजादी की 77वीं सालगिरह का है, तो कैंप में जवानों के लिए स्पेशल खाना बना है। वैसे हालात ऐसे होते हैं कि कई दिनों तक यहाँ सब्जियां तक नहीं पहुँच पाती, लेकिन ऐसी बातों से जवानों को फर्क नहीं पड़ता, उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। अब हम मुतवंडी के सीआरपीएफ कैंप में पहुंच चुके हैं। ये सीआरपीएफ का कैंप है, आप देख सकते हैं स्टैब्लिश हो रहा है अभी। ये कीचड़ है, सड़कें नहीं हैं, अंदर किसी तरह से रुकने की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, लेकिन जवान डटे हुए हैं। देख सकते हैं टीन का छोटा मोटा शेड है, बाकी इस तरह से टेंट में ही जवान रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, बिजली नहीं है यहाँ पर, बिजली है ही नहीं यहाँ पर, और बिजली भी नहीं है, और सबसे बड़ा जनरेटर चलता है, थोड़ी देर के लिए इक्विपमेंट्स चार्ज होते हैं, रात में जलाया जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होता है इसे रात में जलाना, नहीं तो आसपास पूरा, क्योंकि नक्सली इलाका है, बहुत जरूरी है यहाँ पर इस तरह से रुकना। यहीं रहते हैं आप इसी टेंट में? सर इसी में, आंध्र प्रदेश से। अभी तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरा कीचड़ है, आने जाने की फैसिलिटी नहीं है, कैसे रहते हैं आप लोग दिनों? नेटवर्क भी नहीं है, मोबाइल तो काम ही नहीं है सर, नेटवर्क नहीं है, ऐसे रहेंगे। लाइट भी नहीं है, सिर्फ जनरेटर चलेगा, रात में चलेगा, उसी में चार्ज करेंगे। घर वालों से बात कैसे होती है? थोड़ा बहुत तो 6 नंबर पे आता है सर, एक पॉइंट, एक तरफ से हम बात करें तो हलो हलो करना पड़ता है इसे। मतलब हलो हलो सुन के संतुष्टि रहती, कम से सामने वाला कोई हलो हलो कर तो रहा है सर देखिए मुस्कुराहट कायम है, कोई फर्क नहीं पड़ता नेटवर्क है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता सड़क है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता बिजली व्यवस्था है या नहीं। हम लोग आ रहे थे मुतवंडी, तो रास्ते भर आरओपी, जिसे हम रोड ओपनिंग पार्टी कहते हैं, उस पे लगे थे जवान। अब देखिए समय भी हो चुका है, दोपहर का वक्त है, खाने के लिए सब यहाँ पर हैं। मैं देखता हूँ कि क्या मिलता है आखिर जवानों को, दिन का खाना कैसे होता है। तो देखिए ये पापड़ है, पापड़ तला हुआ, और दाल, क्या है ये दाल है सर, मिक्स दाल, और सब्जी क्या है? आलू न्यूट्रेला की सब्जी है सर। अच्छा, ये मैंने सुना है कि मैस की 2 चीज बहुत टेस्टी होती है, एक तो दाल और दूसरा चाय। सर ये सुना है, सही सुने सर। तो आज दाल हम लोग भी टेस्ट करेंगे, सब्जी भी मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि कौन सी सब्जी रहती है। देखिए मैंने सुना है कि रास्ता, चूंकि हम जिस तरह से आए हैं, बड़ी गाड़ियां आ नहीं पाती, तो सब्जियां नहीं आ पा रही पिछले कई दिनों से, जब से बारिश ज्यादा हो गई, तो इसी तरह से आलू बनाना पड़ता है। सब्जी तो आ रहा है साहब, कभी बारिश हो तो नाले टूटने के कारण से सब्जी बीच बीच में 2-4 दिन नहीं आ पाती है। हम आलू न्यूट्रेला, दो भी चना वगैरह जो भी बना के हम लोग खा लेते हैं। भारतीयों का बहुत प्रिय होता है आलू, दिक्कत नहीं, सब कई प्रकार से आइटम बना के खा लेते हैं, और सब्जी तो हर प्रकार से आते रहता है सर सब्जी। देखिए ये थाली भी आप देख सकते हैं, रोटी है, पापड़ है, ये दाल है, चावल है, आलू की सब्जी है, तो यही खाते हैं जवान। और निश्चित तौर पर आज हम लोग भी इनके साथ खाना खाएंगे, और इनके साथ ये भी देखेंगे, क्योंकि लगातार सुबह से बने हुए हैं यही खाना। और इस तरह से देखिए सभी जवान एक साथ बैठते हैं, और इसी तरह से खाना उनका होता है। अधिकारी भी साथ में ही बैठते हैं, साथ में ही खाना भी होता है। सर ये कैंप तो अभी बन नहीं रहा है, खाना भी सब खा ही रहे हैं, ये दिक्कत नहीं होती है जैसे बीच से कट जाता है, जैसे शहर से ये पूरा इलाका सब्जी लाने में, चावल लाने में, दाल नहीं, अमूमन जो है ड्राई राशन जैसे दाल चावल एंड जो रेगुलर वाला आइटम वो तो हमेशा रहते हैं। दिक्कत होती है सब्जी वाले में। सब्जी का होता क्या कि बीच में आपने देखा होगा कि एक नाला पड़ता है, वो नाला जब कट जाता है तो गाड़ी
सब्जी वाली यहाँ तक नहीं आ पाती है। उस परिस्थिति में कावड़ गांव तक मंगाते हैं और कावड़ गांव से फिर मैनुअली कोशिश करते हैं कि नाले को पार कराए और यहाँ पहुंचा दे। लेकिन कई बार क्या होती है, बारिश इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो कावड़ गांव तक भी सब्जी नहीं पहुंच पाती है, मतलब मुटमंडी तक तो पहुंच ही नहीं पाती है। तो वो बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहते, कुछ एक दिन जो मैक्सिमम 1 या 2-3 दिन रहता है, उसके बाद फिर हम लोग किसी न किसी तरीके से सब्जी भी यहाँ पहुंचवा देते हैं। मैंने देखा सर अंडर कंस्ट्रक्शन है सभी चीजें, मोबाइल है तो जरूर लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं है, बिना नेटवर्क की मोबाइल से बात कैसे होगी। और अब तो ये मुझे ऐसा लगता है कि एक बेसिक नीड हो गई है, घर वालों से बात करना होता होगा, लोगों से दोस्तों से बात करना। नेटवर्क भी नहीं है यहाँ पर, बिजली भी नहीं है यहाँ पर, फिर भी जवानों के चेहरे पे मुस्कुराहट में कोई कमी नहीं। जी बिल्कुल, और इसी दिन के लिए बेसिकली हम लोगों को ट्रेनिंग में ही सिखलाई दी जाती है, इसी दिन के लिए तैयार किया जाता है कि हर तरह की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा और मेंटली हम लोग इसके लिए रेडी रहते हैं। और कहीं कहीं बीच में नेटवर्क आता है थोड़ा बहुत, तो उसके सहारे काम चल जाता है। बाकी बहुत ज़रूरी होता है तो हमारे पास सेट फोन्स होते हैं, उससे कभी घर पे थोड़ी बहुत देर के लिए बात हो जाती है। दिक्कत तो है परंतु हम लोग डटे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए जब हम भी दिल्ली में लोग बैठते हैं स्टूडियो में, जब हम लोग भी बैठते हैं तो अक्सर कहते हैं कि एसओपी का पालन नहीं हुआ, घटना हो गई। इस इलाके में रहकर देखिए तो जनाब 10 दिन गुजारिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या एसओपी होती है। और सबसे बड़ी बात है, जिंदगी की जद्दोजहद एक दिन नहीं, रोज की जद्दोजहद है। रोज आपको आना है, रोज आरोपी में जाना है, लगातार डोमिनेशन में निकलना है, नक्सलियों से लोहा लेना है। आसान नहीं है, लेकिन ये डटे हुए हैं सिर्फ आपकी और हमारी और इस प्रदेश की सुरक्षा के लिए। इस गांव को डेवलपमेंट के रास्ते पर लाने के लिए प्रशासन ने पूरी प्लानिंग कर रखी है। तो कैसे होगा विकास और कैसे दशकों का पिछड़ापन खत्म होगा, इसे लेकर बात की कलेक्टर अनुराग पांडे ने। माननीय विष्णुदेव साय सरकार ने जो ध्येय वाक्य दिया है, सुशासन का सूर्योदय, इसी को अपना जो है ध्येय मानकर हम लोग कार्य कर रहे हैं। जिले में विकास की अनेक योजनाएं चल रही हैं। कतिपय कारणों से कुछ समय से जो है बहुत सी गतिविधियां जो है अंदरूनी क्षेत्रों में संचालित नहीं हो पाती थी। आज जो है विकास की ललक हमें दूर दूर तक दिखाई दे रही है और शासन और प्रशासन के प्रति आम नागरिकों का, विशेषतौर और आदिवासी क्षेत्रों का, अंदरूनी क्षेत्रों का समर्पण दिख रहा है। इसी तारतम्य में हमारे पूरे सरकारी अमले ने भी जो है कदम से कदम मिलाकर अंदरूनी क्षेत्रों में काम किया है। जिन क्षेत्रों में कुछ समय पहले तक पगडंडियां थी, वहां आज चमचमाती सड़क भी बन गई है। जिन क्षेत्रों में कतिपय देशद्रोहियों ने जो है स्कूल आदि जलाकर 2 पीढ़ियों को शिक्षा से वंचित किया था, इन जगहों पे स्कूल पुनः प्रारंभ किए गए हैं। अभी जो प्रारंभ में जो बड़े छोटे स्कूल प्रारंभ किए गए हैं, बाद में किचन शेड में और बाद में पक्का ये तब्दील होंगे। हर स्कूल में न्यूनतम 2 शिक्षक की व्यवस्था की गई है, जिससे वहाँ पे पढ़ाई और जो अन्य व्यवस्थाएं रहती हैं जैसे मिड डे मील्स आदि, इस सब की भी सुचारू व्यवस्था हो सके। इसी तारतम्य में कांवड़ गांव और मुतवंडी में हमने देखा है कि कुछ समय पहले तक जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो वहाँ एक सड़क नहीं थी, कच्चा एक रास्ता था। मुतवंडी के लिए तो कोई रास्ता भी नहीं था। उनमें जो है आज जो है एक पक्की सड़क दिख रही है। लोगों ने पहले जो है जनवरी में बड़ा निष्क्रिय टाइप भूमिका में थे, लेकिन अब वो सभी लोग जो है शासन की नीतियों से प्रभावित होकर बड़े सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं और आगे आके जो सुविधाओं से वो अभी तक वंचित किए रखे गए थे, उनके लिए वो अब जो जोर शोर से आगे आ रहे हैं। उदाहरण के लिए आधार कार्ड जो है बहुत अंदरूनी क्षेत्रों में नहीं बना था कतिपय कारणों से। आज जो है हम वहाँ कैंप लगा के लगातार प्रयास कर रहे हैं कि और हमने करीब लगभग 4000 आधार कार्ड अंदरूनी क्षेत्रों में बनाया है। मुतवेंडी का हमारा ये सफर दिलचस्प रहा। हमारे जहन में बसी तस्वीरें साफ हुई। हमने ये जाना कि देश में जनता का राज बनाए रखने के लिए हमारे इन जवानों को कितने चैलेंज झेलने पड़ते हैं और अंदरूनी ताकतों ने जैसे भोले भाले मासूमों को विकास के रास्ते से अलग कर रखा है। ऐसे इलाकों को डेवलप करना और नक्सलियों को पूरी तरह खत्म करना प्रशासन के लिए भी पहली प्रायोरिटी है। बीजापुर के मुतवेंडी गांव से कैमरामैन योगेश राव के साथ आदित्य नामदेव, बंसल न्यूज।